हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ क्लास का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। आप देख रहे हैं सीरीज़ 23 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 24 लेक्चर है। हमने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था उसी सीरीज़ में। अब आज कुछ और थ्योरी बची है, वो हम करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ, ठीक है। देखिए, स्टेट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कुछ 5 डिफरेंस बताइए। तो आइए देखिए, पहला है शेयर अमाउंट। इक्विटी शेयर आर ऑफ लेस वैल्यू। इक्विटी शेयर की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि वो अभी थोड़े समय के साथ ही है। तो हम आज उससे कैपिटल ले लेते हैं, थोड़े समय बाद उनको रिडीम भी कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का वैल्यू लेस होता है, जबकि एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मोर। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू ज़्यादा होता है। वोटिंग राइट किसको होता है? तो सुनो, हैव द राइट टू वोट ऑन ईच मैटर और प्रपोजल। जब मीटिंग होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को सभी मुद्दों पर, सभी प्रपोजल पर अपना वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन कैन वोट ऑन ओनली रिलेटेड मैटर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उन लोगों को केवल उन मुद्दों पर ही वोट करने का अधिकार होता है जो उनसे संबंधित होते हैं। तो उनसे संबंधित मुद्दे ही क्या होते हैं, वोट करने के लिए ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, इसका रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ता या घटता रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज रिसीव्ड एट अ फिक्स रेट। यहाँ पर फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ठीक है। डिविडेंड जो दिया जाता है फिक्स रेट से दिया जाता है। फिर क्या है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का प्रेफरेंस इक्विटी को प्रेफरेंस देने के, प्रेफरेंस वालों को देने के बाद मिलता है। तो इक्विटी शेयर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देने के बाद डिविडेंड इक्विटी वालों को दिया जाता है। दे आर पेड डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स पर प्रेफरेंस वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, यही बात है। आगे रिफंड ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी, बंद होने की, समापन की स्थिति में आ जाएगी, तो फिर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इफ देयर रिमेन एनी फंड्स देन द शेयर कैपिटल इज रिफंडेड। अगर वाइंडिंग अप होता है तो शेयर कैपिटल इक्विटी वालों को बाद में दी जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इफ देयर रिमेन्स एनी फंड्स देन द शेयर कैपिटल इज रिफंडेड, ठीक है। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रिटर्न कैपिटल बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों की कैपिटल लौटाई जाएगी, इक्विटी वालों को बाद में दिया जाएगा, ठीक है। रिस्क क्या है, इक्विटी शेयर हैव हायर रिस्क बिकॉज इन केस ऑफ लॉस दे आर नॉट पेड डिविडेंड एंड दे लॉस देयर कैपिटल ऑल्सो। रिस्क किसकी ज़्यादा है, इक्विटी वालों की। इक्विटी वाले कोर मालिक होते हैं, अल्टीमेट मालिक होते हैं, कंपनी के साथ एंड तक जुड़े होते हैं। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो इक्विटी वालों को क्या करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा और लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इससे उनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा और कैपिटल लॉस होने का भी खतरा रहेगा। यहाँ पर द रिस्क ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज लेस एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। यहाँ पर फिक्स रेट से डिविडेंड दे रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है। एंड ऑल्सो हैव प्रेफरेंस राइट फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के केस में पहले प्राथमिकता मिलती है इनको कैपिटल लौटाने के लिए, तो फिर इनका रिस्क थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट थे हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस के, ठीक है। आइए
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बड़े, हाँ, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आया, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस बताइए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। कोई 3 लिखने हैं, 2020 के एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब समझना शेयर और स्टॉक क्या होता है। बेटा जब एक कंपनी अपने कैपिटल के थोड़े थोड़े टुकड़े कर देती है ना, 10-10 रुपये वाले, 100-100 रुपये वाले, बहुत सारे शेयर। अब कोई व्यक्ति शेयर खरीद रहा है तो 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, या बोले तो 200 शेयर, 1000 शेयर, 500 शेयर, ऐसे खरीदी करिए। तो शेयर एक इंडिविजुअल यूनिट का नाम है। लेकिन स्टॉक क्या है? स्टॉक जब आप शेयर कैपिटल का मैक्सिमम हिस्सा अपने हिस्से में खरीद लेते हैं। नहीं समझ में आया, सुनो। ये एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी जब शेयर इशू करती है, शेयर्स इशूड, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस कैपिटल के थोड़े थोड़े हिस्से करना, इस कैपिटल के थोड़े थोड़े हिस्से करना, ठीक है। तो ये जो हिस्सा निकल के आया, ये हिस्सा किसी ने खरीदा है तो इसको शेयर कहेंगे, ओके, क्योंकि पूरी कैपिटल में इतना हिस्सा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसने अगर मान लीजिए 500 शेयर खरीद लिए, तो 500 के हिसाब से, 500 इंटू 100 के हिसाब से बताइए क्या 50,000 रुपए का हिस्सा इसमें लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन स्टॉक क्या है? ध्यान से सुनना। जब कोई एक अकेला बंदा कुछ शेयर ना खरीद के कंपनी की मैक्सिमम ऑनरशिप ले लेता है, मैक्सिमम ऑनरशिप, पूरा लॉट खरीद लिया आधा, बोले तो 50% का हिस्सेदार वही बन गया, तो ये कहा जाएगा कि इस शेयर होल्डर के पास क्या है? स्टॉक है, स्टॉक बोला जाएगा इसको, ओके। और स्टॉक जो होता है हमेशा फुल्ली पेड अप होता है, शेयर पार्टली पेड अप हो सकता है। अच्छा, ये बंदा केवल एक कंपनी में इन्वेस्ट करे ऐसा नहीं है, ये दूसरी कंपनी में भी स्टेक होल्डर हो सकता है, जिसने यहां का 25% खरीदा हुआ हो सकता है। तो ये शेयर होल्डर हमेशा ये बोलेगा मैं स्टॉक होल्ड करता हूं, और स्टॉक होल्ड करता हूं मतलब बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट रखता है। ये जो बंदा है यहां पर जो खरीद रहा है, ये कहेगा मैंने इतने शेयर खरीद रखे हैं। तो जब आप शेयर की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो आप पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की बात करते हैं, लेकिन आप स्टॉक टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा कंपनियों में जो प्रतिशत इन्वेस्टेड है आपका, वो इंडिकेट करता है। बात समझ में आ गई? तो ये डिफरेंस है स्टॉक और शेयर में। चलिए देखिए ध्यान से, नॉमिनल वैल्यू क्या? शेयर हैज इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है जिसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। 10 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, इस प्रकार से। स्टॉक डज नॉट हैव इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। स्टॉक की नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है, वो पूरा पूरा एक बल्क में
शेयर का लॉट खरीद लिया जाता है। आई समझ में? फुल्ली पेड शेयर्स मे नॉट बी फुल्ली पेड, शेयर्स फुल्ली पेड हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होंगे। ठीक है। ट्रांसफर, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फुल, पूरा शेयर ट्रांसफर होगा, उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर नहीं होगा। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट्स, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टॉक होल्डर टू बी अ सॉरी ये दूसरा पॉइंट है। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट्स। अब मैंने आपसे कहा था जैसे ये बंदा 50% का होल्डर है, तो ये चाहे तो इसमें से कुछ हिस्सेदारी किसी को बेच सकता है, जैसे शार्क टैंक इंडिया में नहीं होता है, तो ये बंदा अगर चाहे कि इसको बेचना चाहे तो बोले तो 20% की हिस्सेदारी मान लो इसको बेच दी, तो ये क्या हो रहा है, स्टॉक के हिस्से हो रहे हैं, तो स्टॉक का पार्ट्स हो रहा है। जबकि शेयर्स में ऐसा नहीं होता, शेयर जब बिकेगा तो 1 शेयर 5 शेयर 10 शेयर ऐसा का ऐसा बिकेगा किसी और पर्सन को। बात समझ में आ रही है? तो यही कह रहे हूँ, स्टॉक हमेशा, स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट्स और शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फुल। मेंबर क्या है? शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टॉक होल्डर टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। स्टॉक होल्डर को मेंबर होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई कंपनी इशू लाई, अब इशू लाई तो जो इंटरमीडियरी होते हैं कई बार वो भी बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं स्टॉक के तौर पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मेंबर बन गए हैं। ठीक है, मेंबर वो बनते जरूर है, लेकिन उनको स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं ना, वो फुली पार्टिसिपेटिव नहीं करते हैं, फुली पार्टिसिपेशन में नहीं रहते हैं वो। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टॉक होल्डर टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। आगे सीरियल, एवरी शेयर हैज अ यूनिक सीरियल नंबर, हर एक शेयर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। नो सच सीरियल नंबर इज देयर फॉर स्टॉक, स्टॉक के लिए कोई सीरियल नंबर नहीं होगा। वैल्यू क्या होगी? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर रिमेन्स द सेम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर्स रिमेन द सेम। और इधर स्टॉक्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, हेंस देयर वैल्यू आल्सो वेरीज, उसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहेगी। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर्स रिमेन्स द सेम। अब जैसे कोई 10 रुपये वाला शेयर तो 10 रुपये वाला ही रहेगा हमेशा, लेकिन 5 लाख का स्टॉक खरीदा, अब 5 लाख में हिस्सेदारी बांटो, तो 5 के टुकड़े करोगे तो 1,25,000 50,000 10,000 ऐसे बटेगा। आई समझ में? तो जब आप स्टॉक टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, मतलब आप एक बल्क में बात कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स उसमें इंक्लूड हैं, बहुत सारी कंपनियों के शेयर उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल शेयर टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं तो उसमें केवल एक कंपनी के शेयर की बातें होगी। बोलो डन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए आगे बढ़े, ये हो गया। एक और क्वेश्चन है बच्चे, देखो, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ब्रीफ। शेयर जब्त करना या फॉरफीचर की प्रोसीजर बताइए, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ध्यान दे, अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर? राइट एनी 4 लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। 2019-2022 में आ चुका है, 2 बार आ गया एग्जाम में। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आंसर देखें, ध्यान दें, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स टू फॉरफिट द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स ऑफ दोज शेयर होल्डर हु हैव फेल्ड टू पे एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। एक बात समझना, मैंने पीछे भी फॉरफीचर के बारे में समझाया है। जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लेता है तो कंपनी उससे उम्मीद लगा के बैठती है कि जितना टोटल
इशू प्राइस है वो पूरा वो दे देगा, भले ही वो इंस्टॉलमेंट में देगा, क्योंकि हमने कॉल भी इंस्टॉलमेंट में ही करनी है। तो एप्लीकेशन मनी दे देगा, अलॉटमेंट मनी दे देगा, फर्स्ट कॉल मनी दे देगा, सेकंड कॉल नहीं देगा। अब सेकंड कॉल नहीं दे रहा, बहुत समय फ़ोन लगाया नहीं दे रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, बहुत बार उसको रिमाइंड करवाया नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे उसमें, हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। शेयर जब्त कर लेते हैं मतलब फॉरफिट कर लेते हैं। अब फॉरफिट कर लेते हैं मतलब उसका मेंबर रजिस्टर से नाम तो हटाते हैं, लेकिन उसने जो पहले 3 इंस्टॉलमेंट दे चुका है उसका क्या, उसी को बोलते हैं फॉरफीचर अमाउंट, उसी को बोलते हैं जब्त किया हुआ अमाउंट। कंपनी जब्त करके अपने पास रख लेती है। आई समझ में? तो जब्त करना मतलब एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, तीनों की तीनों मनी जब्त कर ली जाएगी। तो फॉरफीचर का मतलब ये होता है, वही कह रहा है। देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स फॉरफिट द अमाउंट पेड, अमाउंट पेड जो शेयर होल्डर चुका है ऑन शेयर ऑफ दो शेयर होल्डर हु हैव फेल्ड टू पे एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर the amount already paid by the shareholder is seized by the company। जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पेड कर दिया है उस पर क्या कर लेती है, उसको जब्त कर लेती है, उस पर सीज कर देती है। ठीक है, उसको सीज करके रोक देती है अपने पास। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड एज रिगार्ड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहली, द कंपनी सेक्रेटरी prepares a list of shareholders who have not paid the call amount up to a specified period। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, कंपनी में काम करता है, वो शेयर होल्डर की लिस्ट बनाता है किन किन लोगों ने डिमांड की हुई कॉल नहीं दी है, तो उनकी लिस्ट बनाएगा। फिर दूसरा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पासेस एन ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एज मेंशन इन द लिस्ट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेंगे ऑर्डर फॉर फॉरफीचर। ठीक है, किन किन से फॉरफिट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेंगे ऑर्डर को। देयर आफ्टर अ नोटिस इज सर्व्ड टू दो शेयर होल्डर हुज शेयर्स आर टू बी फॉरफिटेड टू पे द कॉल अमाउंट विद इन 14 days, अदरवाइज देयर शेयर विल बी फॉरफिटेड। उसको 14 दिन की मोहलत दी जाएगी। जिसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उसको नोटिस दिया जाएगा। आपको 14 दिन का वक्त दिया जाता है, नोटिस मिलने से 14 दिन के भीतर आप आकर के कॉल मनी जमा कर दें। ठीक है, इफ़ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन द फर्स्ट नोटिस अ सेकंड नोटिस इज सर्व्ड। ठीक है, फर्स्ट नोटिस दिया, बहुत ढीठ व्यक्ति है, उसने रिप्लाई नहीं दिया, पैसे नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दिया, तो सेकंड नोटिस भेजा जाएगा। इवन देन if the call amount is not received, then the board of director passes a resolution for forfeiture of share। इसके बावजूद अगर वो पैसा नहीं देता है तो फिर ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रस्ताव पास करेंगे और फिर फॉरफीचर का प्रस्ताव पारित करके उसको ओके कर देंगे और फॉरफीचर की प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। आफ्टर द रिजोल्यूशन इज पास्ड, a notice is served to respective the shareholder informing him that his share have been forfeited and he is requested to return the share certificate। ओके भाई, जिस दिन वो शेयर होल्डर बना था उस दिन शेयर सर्टिफिकेट दिया होगा, तो फिर फॉरफीचर करने से पहले वो रिजोल्यूशन जब पास हुआ उसके बाद भी उसको नोटिस भेजें और उसको ये बोलें कि आपके शेयर अब फॉरफिट किए जा रहे हैं, कृपया करके आपका शेयर सर्टिफिकेट हमें वापस जमा करें। ऐसा द नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। जिसने डिफ़ॉल्ट किया है उसका शेयर होल्डर रजिस्टर में से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट में से नाम हटा दें। एंड एज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द न्यूज़पेपर सो दैट द शेयर्स मे नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, उसका नाम न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा ताकि वो शेयर्स को मार्केट में ना बेच सकें। ठीक है, द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया है, वो जो 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास जब्त करके बची है,
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तो वो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जमा करके रखा जाएगा, एक अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स रिड्यूसेस द पेड अप कैपिटल, द कंपनी कैन री इशू द फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, क्या होता है, अब पेड अप कैपिटल को कम करता है फॉरफिटेड अमाउंट। जब आप शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, वो बंदा आप शेयर होल्डर रहा नहीं, जिस समय इशू किया था उस समय आपने उसको पेड अप कैपिटल में जोड़ दिया था। अब क्या हुआ है, जब फॉरफीचर हुआ है तो वो फॉरफीचर करने से कितना अमाउंट नहीं मिला है और कितना मिल गया है, तो जितना मिल गया है जितना नहीं मिला है वो दोनों का अमाउंट जोड़ो, क्योंकि अब वो शेयर होल्डर रहा नहीं, उतना पेड अप कैपिटल में से माइनस कर लो ताकि हमारी एग्जैक्ट पेड अप कैपिटल कितनी है वो पता लग जाए। बात समझ में आई? तो ये रहेगी हमारे पास फॉरफीचर की प्रोसेस। बोले डन। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लें इसको, फॉरफीचर की प्रोसीजर आ सकती है। ठीक है, ये इधर भी स्क्रीनशॉट ले फटाक से, बढ़िया बड़े। आइए एक और क्वेश्चन है, देखें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन कैटेगरीज इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ओके, शेयर कैपिटल किन किन कैटेगरी में बांटी गई है, शेयर कैपिटल की कैटेगरी बताइए। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल 2020 में एग्जाम में आया है ना, एग्जाम में आ सकता है बच्चे। तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। क्या है, पहली रजिस्टर्ड कैपिटल या अथोराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल होती है या अथोराइज कैपिटल, वो कैपिटल जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अनुमति दी है, हाँ भैया इतनी कैपिटल आपकी रहेगी, तो वो अथॉरिटी दी है उसने। ठीक है, और जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन MOA AOA में जो लिखी होती है वो हमारी अथोराइज कैपिटल होगी। देखें, रजिस्टर्ड कैपिटल इज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, विच स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच इट इज रजिस्टर्ड। कितने अमाउंट की कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ये बात बताई जाएगी। इट इज द मैक्सिमम ध्यान देना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये उस मैक्सिमम सीमा, अधिकतम सीमा को बताता है जितनी कंपनी मार्केट में पब्लिक से पैसा उठा सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल से ज़्यादा आप मार्केट से कैपिटल नहीं उठा सकते। ठीक है, आगे अगली है इशूड कैपिटल। एक बात बताओ, अथोराइज्ड बड़ी होगी या इशूड बड़ी होगी? अरे भाई, जितने की अथॉरिटी है उसमें से इशू करोगे ना। तो मान लीजिए आपको 50 लाख कैपिटल उठाने की अनुमति दी है रजिस्ट्रार ने, तो आप 50 लाख तक उठा सकते हैं, लेकिन आज हमको इतनी 50 लाख की अत्यंत आवश्यकता नहीं है, तो हम अभी 20 ही लाख इशू कर रहे हैं, तो 20 लाख का ही कैपिटल उठा रहे हैं, तो ये हो गई इशूड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ शेयर, जो ऑफर किया जाता है पब्लिक को, किस लिए? ताकि वो खरीद सकें। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकें। फिर अनइशूड कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो इशू नहीं की गई है। द बैलेंस ऑफ नॉमिनल कैपिटल रिमेनिंग टू बी इशूड इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल। जैसे 50 लाख की अनुमति दी थी, 20 लाख अभी इशू कर दिए, फिर 10 लाख और इशू कर दिए, 30 लाख टोटल इशू हो गए, जो बच गए 20 लाख वो अनइशूड कैपिटल है। ठीक है, अभी हम उसका जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगा जब इशू करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसलिए भी रोक के रखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कभी और एक्सपांशन करना है तो नया इशू लाकर और एक्सपांशन कर लेंगे, इसलिए बचा के रखते हैं। ठीक है, तो अनइशूड कैपिटल वो है जो बचा ही रखी है, अभी इशू नहीं की गई है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? जितनी इशू करी थी उसमें से कितनी लोगों ने सब्सक्राइब करी, वो है सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखो, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन आर रिसीव्ड
फ्रॉम द पब्लिक, जो जिनसे पब्लिक से क्या होता है, एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। अच्छा, किसका हिस्सा है, इशूड कैपिटल का हिस्सा है। कौन सी, सब्सक्राइब कैपिटल। द सब्सक्राइब कैपिटल इज अलॉट टू सब्सक्राइबर्स एज पर रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन पास होने के बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या की जाती है, अलॉट की जाती है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो मांगा गया। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखें 20 लाख इशू लाए थे, आवेदन आए 15 लाख के लिए, तो 15 लाख में से अब हमने कितनों को कॉल किया, 15 लाख में से कितनों को अलॉट किया, पूरे 15 लाख कर दिए, ठीक है। अब उसमें से कॉलिंग करेंगे कि भाई हम एप्लीकेशन मनी मांग रहे, अलॉटमेंट मनी मांग रहे, ऐसी बात। तो जो कॉल कर ली उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे, ठीक है। It is that part of subscribe capital which have been called up by the company. A company may not call at once in the full amount on each of the shares it has allotted. ठीक है, तो जैसे 20 लाख का इशू लाए, मान लो 20 लाख की ही कैपिटल सब्सक्राइब हो गई। अब 20 लाख की कैपिटल सब्सक्राइब तो हो गई, लेकिन हम मांग 20 लाख अभी नहीं रहे, हम टुकड़ों में मांग रहे हैं। पहले एप्लीकेशन मनी मांगी 5 लाख की, फिर 4 लाख मंगवाए, फिर हमने फिर 4 लाख मंगवाए, अभी और रोक दी। तो जितनी कॉल करिए, 5 4 4 8, 8 5 13, है ना। तो 8 5 13 लाख की कॉल कर लिए, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड अप। और जितनी नहीं कॉल की है वो है अनकॉल्ड कैपिटल, ओके। तो देखो ध्यान से, अनकॉल्ड कैपिटल, it is uncalled portion of the allotted capital and represent contingent liability of the shareholder on the shares. अनकॉल्ड कैपिटल जो हमने कॉल नहीं की है, और कॉल्ड अप जो कॉल कर ली है, इतनी दे दी गई, ठीक है। अगली होती है पेड अप। बताओ ये किसका हिस्सा होगा, कॉल्ड अप का ही हिस्सा होगा। इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल अगेंस्ट विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, जिसके अगेंस्ट में पेमेंट मिल गया है। द मेंबर्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, उसके शेयर्स पर मेंबर्स ने क्या कर दिया, पैसा चुका दिया है। अच्छा, रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप विल बी कॉल्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऐसी कैपिटल जो कॉल नहीं की गई है, उसको रोक के रखा है, कब कॉल करेंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के समय पर, ठीक है। तो उसको बचा के रखती है कंपनी, उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। आगे बात समझ में। तो ये कुछ कैपिटल के टाइप्स थे, ये प्रकार से कैपिटल बटी होती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बड़े आओ। अगला क्वेश्चन है एक और, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड हमें जर्नल एंट्रियां सीखनी है। 2022 के एग्जाम में आया है, जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो सुनो, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर। जब आप शेयर इशू करते हैं कंपनी के मार्केट में, तो क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। तो सुनना, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब हम एप्लीकेशन अमाउंट बुलवाते हैं, कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलवाती है, तो पहले एप्लीकेशन मनी बुलवाएगी। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट कर दो, जो आए उसे डेबिट करो, और पाने वाला डेबिट करो। अच्छा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली जनरल एंट्री। अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोलो क्लियर। फिर इसी एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर कर देना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, एप्लीकेशन अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एंट्रीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब हमको पता लग गया अब ये बंदा हमारा शेयर होल्डर बनने वाला है, तो अब उसको शेयर अलॉट करेंगे। तो अलॉट करेंगे तो अलॉटमेंट के समय जर्नल एंट्री पास होगी। ऑन अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, तो फिर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू भी करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, पहले ड्यू होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इसी अलॉटमेंट को रिसीव करवा लेंगे। अच्छा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब रिसीव करवाएं। चलो
एक मिनट, इसमें रिसीव की एंट्री नहीं करी बच्चे, मैं कर देता हूँ। आप ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो यहाँ डेबिट हुआ है वो यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करके मांग ली। तीसरी इंस्टॉलमेंट, एंट्रीज टू बी मेड ऑन कॉल्स, ऑन फर्स्ट कॉल अमाउंट बीइंग ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की मनी मांगी है ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट बीइंग रिसीव्ड, ये सॉरी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट बिकम ड्यू, ये ड्यू की एंट्री, ठीक है, इसका नरेशन ये है। अब बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट बीइंग रिसीव्ड, जब रिसीव होगी तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो यहाँ डेबिट हुआ है वो ही यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हुआ था ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोलो क्लियर है, ओके। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, डन। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो सेकंड कॉल अमाउंट बीइंग ड्यू, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर बीइंग शेयर सेकंड कॉल अमाउंट बिकम ड्यू, तो शेयर सेकंड कॉल क्या कर ली हमने, ड्यू कर दी। अब ऑन सेकंड कॉल अमाउंट बीइंग रिसीव्ड, सेकंड कॉल को आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। बोलो डन। बताइए कितनी एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, टोटल 8 एंट्री हुई है। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, बाद में ट्रांसफ़र होता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, सेकंड कॉल फिर ड्यू होता है, रिसीव होता है, ये सीक्वेंस चलता है। बोलो डन। बढ़ जाए आगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, समझना, कई बार क्या होता है, हम पैसा ना लेकर शेयर होल्डर से असेट ले लेते हैं। कोई शेयर होल्डर है, फर्नीचर वाला है, तो कंपनी क्या करती है, उससे फर्नीचर खरीद लेती है, फर्नीचर खरीदने के बदले में शेयर दे देती है, पैसा नहीं देती है, शेयर दे देती है। तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑन परचेज ऑफ असेट, तो असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर asset account debit to vendor account, okay, to vendor account being asset purchased, ठीक है। वो वेंडर का नाम आ जाएगा जो हमारे को असेट बेच रहा है। अच्छा, वेंडर को हम क्या कर देंगे, वेंडर को हम शेयर दे देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर। बस ये असेट खरीदते समय अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो ये एंट्री होगी, ओके। 2 एंट्री है, असेट आई, वेंडर क्रेडिट हो गया, वेंडर फिर डेबिट हुआ और शेयर कैपिटल दे दी, पैसा नहीं दिया, शेयर कैपिटल, शेयर दे दिया उसको, ठीक है। तो ऐसी एंट्री करनी। बोलो बात समझ में आ गई, आज का लेक्चर समझ में आया? सभी को आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है, ओके। मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू की स्लाइड आ गई चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।